नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। राजस्थान में गुरुवार को चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस तेलंगाना पर है। अमित शाह तेलंगाना में कई रैलियां कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आखिर बीजेपी मिशन तेलंगाना को कैसे पूरा करेगी, कितनी संभावना है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लुबना सरवत जी जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। साथ ही सुधीर सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, बीजेपी अब पूरी मेहनत के साथ तेलंगाना पर फोकस कर रही है। सुधीर जी, क्योंकि आप हैदराबाद में कई बार जा चुके हैं, आप लाइव कवरेज वहां पे करते हैं, तो क्या लगता है आपको फिलहाल जो बीजेपी रैली कर रही है, जो अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अब से कुछ समय बाद पीएम मोदी भी आएंगे कल से, तो क्या लगता है आपको कि कितना असर लोगों पर पड़ेगा और ये रैलियां कितनी प्रभावशाली हो सकती हैं? देखिए टीटू जी, तेलंगाना का चुनाव भारतीय जनता के लिए बहुत मायने रखता है। इसके पूर्व कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की थी तो कर्नाटक को दक्षिण का सिंगरवार कहा गया था, लेकिन पिछले दिनों कर्नाटक में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है और वहां कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई है। इस लिहाज से देखें तो तेलंगाना मायने लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा या चमकीला चेहरा नहीं है। इसके विपरीत कर्नाटक फैक्टर के कारण और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की टीम ने जिस तरीके से प्रयास किए हैं लगातार, उससे कांग्रेस ने कहीं न कहीं तेलंगाना में जड़ें पकड़ ली है, कोई भी जमीन हासिल कर ली है और वहां पर इस वक्त मुख्य मुकाबला के चंद्रशेखर राव की PRS और कांग्रेस में है। जी, तेलंगाना के महत्व का आप इससे पता लगा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार तेलंगाना के दौरे कर रहे हैं। अभी 22 नवंबर को उन्होंने कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और दक्षिण भारत के प्रभावशाली नेता येदियुरप्पा को भी हैदराबाद बुलाया था। उन्होंने यहाँ पत्रकारों से बातचीत की। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश से अनेक बीजेपी के नेता पार्टी के लिए प्रचार करने तेलंगाना पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी वहां पर कोडूतरा में प्रचार कर रहे हैं, जहां पर उनके प्रत्याशी धर्मपुरी अरविंद है। और शाह की लगातार कोशिश है कि किसी भी तरह से, और वो विशेष तौर पर पुरानी बातों का उल्लेख करके, यहाँ तक कि वो निजाम शाही का उल्लेख करते हैं, रजाकारों के अत्याचार का उल्लेख करते हैं और शहीद दिवस न मनाए जाने का उल्लेख करते हैं, ओवैसी मुख्यमंत्री न दिए जाने के, PRS के वायदे के उल्लंघन की बात करते हैं कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जड़ें पकड़ ले। और जहाँ तक ओवैसी की बात है, उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित है और प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कहा है कि ओवैसी PRS ये दोनों एक ही खैली के चट्टे बट्टे हैं, मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अमित शाह जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं केसीआर की जो सरकार है उसको लेकर सवाल उठाते दिख रहे हैं, करप्शन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैनिफेस्टो की हम बात करते हैं लुबना जी, तो हमने देखा कि इसमें मंदिर से जुड़ी हुई जो मैनिफेस्टो में बात की गई है, अयोध्या दर्शन कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो मेजॉरिटी आबादी है वो हिंदुओं की है। तेलंगाना में 85% की आबादी है। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर पोलराइजेशन की एक शुरुआत बीजेपी करते हुए दिख रही है? यहाँ पर कल की शायद स्पीच जो दिए थे, तो उसमें उनके मैनिफेस्टो में वो है, एक तो बोल रहे थे कि आधे घंटे में हम भाग्यनगर कर देंगे हैदराबाद की नाम को। और हम तो सोच रहे थे कि जब यूनियन मिनिस्टर स्टेट पे आ रहे हैं तो वो यहाँ की कोई समस्या निकालेंगे और बोलेंगे कि ये जो केसीआर लिकर को आम कर दिए, हम लिकर को रोकेंगे, हम औरतों के लिए ये कर देंगे और हम नौजवानों को ड्रग्स और लिकर से हटा देंगे।
हम सोचे कि एक होम मिनिस्टर होते हुए, हमारे होम मिनिस्टर है भाई वो, जी जी। तो हम होम मिनिस्टर जब आते तो हमने सोचा कि वो ऐसी ऐसी ऐलान करेंगे, लेकिन वो एक ऐसी एक नॉनसेंसिकल, यानी जिसकी कोई अहमियत भी नहीं है, वो बोलते कि आधे घंटे में हम गरीबी दूर कर देंगे पूरी तेलंगाना की। ये नहीं बोले आधे घंटे में हम उसकी नाम तब्दीली कर देंगे, बोले तेलंगाना की तकदीर को तब्दीली करके उसको गरीबी हटा देंगे, लिकर हटा देंगे, नहीं बोले। वो बोले तेलंगाना मूवमेंट की रेट निकाल देंगे, नहीं बोले। वो बोल रहे कि शहर की नाम बदला देंगे। बस इसमें क्या मालूम हो रहा है, ये पोलराइजेशन की बात छोड़ो भाई, ये इसमें आदमी मालूम हो रहे। हमको हमारे होम मिनिस्टर की जो जहन है वो पहचान हो रही है हमको, कि उनको तेलंगाना की फिक्र नहीं है। उनको तेलंगाना की फिक्र उसमें कई झलक से भी हमको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर किसने डिमांड खड़ा किया भाई, किसने डिमांड यहाँ खड़ा किया कि हमको भाग्यनगर नाम होना। हम तो पूछ रहे हैं यहाँ की कि भाई यहाँ से लिकर निकाल दो, यहाँ से ड्रग्स निकाल दो। यहाँ पर क्या है, आप लोग गवर्नमेंट स्कूल्स को और स्ट्रेंथन करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सही नहीं है। आज भी मैं गई थी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल सही नहीं है, उसको और स्ट्रेंथन करो और नीट करो, उनको ज्यादा फंड्स दो। बल्कि तेलंगाना सरकार ने तो वो बड़ी दिया मार्टिस को, एक वोट का ये नहीं दिया, मार्टिस को कोई सहूलियत नहीं दी, कोई टिकट नहीं दिया, कोई उनको कुछ भी नहीं दिया, बल्कि मार्टिस के नाम पे एक कंस्ट्रक्शन कर दी। किसी कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, भाई मार्टिस को क्या मिला? और वो भी मैं बताती हूँ, पूरी की पूरी हुसैन सागर की एफटीएल के अंदर है, जो कि पूरी की पूरी इलीगल है। आज कितनी नगर कानून के द्वारा देखा गया तो माट्री की जो खड़ी हुई है वो दीप के सवाल का, उसको पूरी को निकाल के डिमोलिश करना पड़ेगा कानून के हिसाब से। सेक्रेटेरिएट में पैसा डाले, दावती इफ्तार में पैसा डाले, ये सभी चीजों में जो पैसा फेंक रहे। और कालेश्वरम की उतनी बड़ी वो बैराज, जो मेडिकल बैराज भी सिंक हो गई है, खुद ये मिनिस्ट्री आके वहां क्रैक्स बताए, तो ये नहीं बोले कि भाई हम ये सब पैसा निकालेंगे, हम ये सब करप्शन उनका निकालेंगे, ये कुछ नहीं बोले। हमारी तेलंगाना की तकदीर को इस तरीके से उजालेंगे, बल्कि नहीं बोले कि आधे घंटे में हम नाम बदला देंगे। किसकी डिमांड थी? कब किसने यहाँ डिमांड किया? हम आवाम ने तो नहीं किया डिमांड। तो इसमें विजन ही नहीं है भाई। इट इज नॉट अबाउट तेलंगाना, इट इज नॉट एट ऑल अबाउट तेलंगाना। उसमें तेलंगाना है ही नहीं उनके बातों में। ये मुझे बहुत दुख की बात है ये। बिल्कुल, यानी जनता को जो उम्मीद है उस पर कोई भी पार्टी अब खरी नहीं उतर रही है। केसीआर की पार्टी के साथ बड़ा सवाल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है, साथ ही साथ करप्शन बहुत है। सुधीर जी, आप क्या मानते हैं कि वाकई जो मैनिफेस्टो है और अमित शाह जैसे लीडर अगर इस तरह की बात करते हैं, जो होम मिनिस्टर भी है, तो वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि आप लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, उनसे निजात नहीं दिला रहे हैं। लेकिन आप अयोध्या की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आधे घंटे के अंदर नाम बदल देंगे। वाकई अपने आप में बड़े सवाल है, क्या कुछ मुद्दे नहीं रह गए हैं क्या? जनता पार्टी के नेताओं की पूरी कोशिश ये है कि गैर मुद्दों को हवा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह भ्रष्टाचार मुक्त, भूख मुक्त, बेगारी मुक्त इन मुद्दों की बात करने के बजाय, जैसा कि हमारी सहयोगी पत्रकार ने कहा, नाम बदलने की बात करते हैं। नाम बदलना कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि हैदराबाद का नाम एक निजाम रियासत से के समय से जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की, इंक्लूडिंग अमित शाह, कोशिश ये है कि इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़े जाए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई और दीवार खड़ी की जाए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप 21 अगस्त को हैदराबाद मुक्ति दिवस को नहीं मनाते, वो ये कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को अयोध्या ले जाएंगे, उनको रामलला के दर्शन कराएंगे। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण मिला हुआ है, उसको रद्द करके ओबीसी को दे देंगे। तो सारी चीजें जो है समाज के विभिन्न वर्गों में दरार पैदा करने की उनकी जो कोशिशें है, उसका मकसद यह है कि उनको उन लोगों के वोट मिले और तेलंगाना में किसी भी प्रकार से गैर मुद्दों को हवा देकर, सांप्रदायिकता को हवा देकर और जिसको कहना चाहिए मनगढ़ंत बातों को प्रचारित करके वो सत्ता में आना चाहते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैंने कहा कि कांग्रेस मुकाबले में है और तेलंगाना में पिछले चुनाव में 119 की विधानसभा में 100 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वहां ये गलत प्रचार किया गया कि केसीआर की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जाहिर की थी, जो बाद में सरासर गलत निकली। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश
ये प्रकारेण साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से सत्ता में आने की है। जनता की भलाई, जनता का कल्याण, तेलंगाना का उत्थान, ये सारी चीजें बहुत बात की है, जिन पे उनकी फैसेस नहीं है, जिस पे उनकी तरजीह नहीं है। और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक दृष्टि से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सांप्रदायिकता को लगातार अलग अलग तरीकों से हवा दे रही है। जी लुबना जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश हो रही है, शायद बीजेपी को ये पता है कि वो जिस तरह की बातें कर रही है मैनिफेस्टो में वो संभव नहीं है। बीजेपी की कोई जमीन फिलहाल तेलंगाना में नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े बातें और कोशिश ये कि किसी तरह से कांग्रेस हट जाए। आप क्या मानती हैं? हाँ, तो अभी जो इनके मैनिफेस्टो की जो हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे, उसको भी अगर अपन लिए ना, तो आज कल की जो न्यूज़ है, जो ओबीसी की बात निकल रही है बार बार, और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन इन्होंने लेके आए, वो एक मुझे बहुत स्ट्राइक हुआ आज, क्योंकि कल जो नेशनल ओबीसी की जो कमीशन या कमिटी है, यूनियन है उनकी, वो लोग कल हैदराबाद में बोले कि भाई ईडब्ल्यूएस की जो 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की जो 10% रिजर्वेशन है, उससे अगर किसी को मार हुआ तो वो बीसी के रिजर्वेशन में मार हुआ बोल के वो लोग बहुत स्ट्रांगली ये कर रहे थे कि हमको उससे जो नुकसान हुआ उसकी भर्ती कैसी मिलेगी। तो इसकी, क्योंकि प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री, सबको ही जो बार बार बीसी की रिजर्वेशन की जो बात ला रहे हैं, तो उनको इसको तो एड्रेस करना ही चाहिए ना, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे आया आज न्यूज में, जो कल हुआ था उनका ऐलान कि उनकी जो सफरिंग है, ये ईडब्ल्यूएस कोटा जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट लेके आई, तो उसको तो वो एड्रेस करना चाहिए। तो ऐसे कितने कितने और दबाव खड़ा करेंगे भाई अपन से। ये सब कब होता है मालूम, जब अपन कंसल्टेशन किए बगैर अपन अगर कुछ ऐलान करना चाह रहे हैं किसी छोटे छोटे पॉलिटिकल गेम्स के लिए, तब हर अवाम, हर ग्रुप ऑफ अवाम अपने अपने मुद्दा लेके खड़ा हो जाती है। तो ये कितने अपन मुद्दों को हल करेंगे, ये मुद्दा खड़ा करेंगे। तो सरकार है भाई, हर किसी का हम पहले से ही जांच लेते हैं, उसकी क्या सोल्यूशन निकालते हैं, बल्कि हम तो यहाँ पर सवाल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं आवाम के साथ से कि आप भी खड़ गए बगावत, आप भी खड़ गए बगावत। अरे भाई, बगावत तो आप पहले ही कंसल्टेशन करते, पहले ही एक सिंसियर माइंड से करते, तो ये सब नहीं होते। तेरे इखलास की जरूरत है यहाँ पर, यू नो। और ये जो मैनिफेस्टो की बात आ रही है, तो यहाँ लिबरेशन डे की जो अभी बात लाए अपने को पैनलिस्ट भी, उसके ऊपर भी देखिए लिबरेशन डे की बात ये लोग कर रहे हैं। तो वही जब उनकी जो 1948 में किसी से कुछ लिबरेट नहीं हुआ, बल्कि इंडिया में हैदराबाद के स्टेट जो अलग होना रहना चाह रही थी, उनकी यहाँ पर इंडिया से ही उनकी मर्जर हो गई बस। और उसमें और एक इम्पोर्टेंट गौर करने की हैदराबाद की खासकर की बात क्या है मालूम, यहाँ के जो निजाम थे, उन्हें जैसे ही उन्होंने हट गए, निजाम से उनको हटाया गया, क्योंकि इट इन अवर इंडियन कंट्री इट बिकेम ए डेमोक्रेसी, तो उसमें उनको राज प्रमुख करके ठहराया गया ऑफिशियली। आज के दिन भी फर्स्ट जो गवर्नर के पहले, जो इलेक्शंस के पहले जो राज प्रमुख थे, वो उस्मान अली खान, जो नवाब थे वही है, वो निजामी थे। उसके अलावा जब 1962 में नेशनल डिफेंस फंड की जो जरूरत थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐलान किया था पूरी कंट्री को सामने आगे डोनेट करो भाई, तो हमारे तेलंगाना, हमारे जब तो आंध्र प्रदेश था, हमारे आंध्र प्रदेश से, हमारी हैदराबाद से निजाम खड़ गए और बोले 500 किलो सोना ले लो देश के लिए। तो लाल बहादुर साहब आए यहाँ पर और पूरी दे दी उनको। तो ये पूरा हिस्ट्री है भाई। तो भाई मेरा सिर्फ इतना है, अगर आप लोग कुछ उस टाइम की आप लोग लिबरेशन डे कुछ भी मनाना चाह रहे हो, तो आप पूरी सच को बाहर रखिए ना भाई। आप सच, ये सच नहीं है कि वो राज प्रमुख है। आज भी रिकॉर्ड्स में देखिए तो राज प्रमुख है पहली जो आंध्र प्रदेश की। उसके बाद रिकॉर्ड्स में ये है, पूरी दुनिया जानता है कि 500 करोड़ इन्होंने दिया, क्योंकि इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग टू दी इंडियन 1962 चीन की युद्ध की। तो आप सच बाहर रखिए, आप गृह मंत्री हैं हमारे, पूरी सच आप प्रजा के सामने रखिए, हिम्मत रखिए सच रखने की, और उसके बुनियाद पे जो होना है वो होने दीजिए। ऐसे क्यों नहीं हो सकता? और आगे भाग्य लक्ष्मी टेम्पल की जो बात हो रही है, भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो चार मीनार है, वो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, लिस्टेड मॉन्यूमेंट स्टेट की नहीं भाई, वो यूनियन मिनिस्ट्री की, इंडिया की हेरिटेज है वो, तेलंगाना की नहीं है वो, इंडिया की हेरिटेज मॉन्यूमेंट है वो। और इतनी बड़ी उसकी दर्जा है,
और वो दर्जा तो हम लोग को वर्ल्ड हेरिटेज टैग नहीं आ सका क्योंकि उसको एनक्रोचमेंट है। और एनक्रोचमेंट क्या है? अव्वल एनक्रोचमेंट तो भाग्यलक्ष्मी टेम्पल है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एएसआई खुद यूनियन मिनिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट एएसआई है उसकी आरटीए में खुद जवाब दे के ऐलान कर दिए कि ये भाग्यलक्ष्मी टेम्पल एक एनक्रोचमेंट है। हाँ, मंदिर को कौन नहीं रिस्पेक्ट करेगा भाई, लेकिन मंदिर जब एनक्रोचमेंट बनता है या मस्जिद एनक्रोचमेंट बन जाती है, जैसे हुसैन सागर टेम्पल के, हुसैन सागर के ब्रिज के नीचे एक औलिया मस्जिद बन के ठहरा दिया, एक छोटी है दरगाह जैसा ठहरा दिया, लीगल स्ट्रक्चर है, आज भी उसको तोड़ के निकालना चाहिए वहां से। नहीं करती है गवर्नमेंट वैसा, उसको बढ़ावा देती है ताकि वहां एनक्रोचमेंट हो जाए, उसकी एनक्रोचमेंट की बरकरारी वहां पर रहे। बराबर एकदम एफटीएल के अंदर है वो पूरी, किस हिसाब से वो रहने दें। हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हमने लिखा कि इस मस्जिद को, उस दरगाह को निकाले वहां से, वो एफटीएल के, वो लोगों की, आवाम की चीज है। तो ये हिम्मत रखना चाहिए कि हम कानून पे रहे, हम सही चीज पे रहे, इखलास रहे। तो ये सब चीजों को गृह मंत्री नहीं देखेंगे, जो इलीगल स्ट्रक्चर है, जो हिस्टोरिकल राज प्रमुख है 5000 गोल्ड दिए, ये वही नहीं देखेंगे तो फिर किससे उम्मीद रखेंगे भाई? हम थोड़ा बहुत सच की और भी झलक डाले सब पे, बिल्कुल। तो क्या रहता, बात बराबरी की रहेगी। ध्यान नहीं देना है, कानून लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। अब एक अलग ही परिपाटी चल रही है। सुधीर जी, आप क्या मानते हैं कि कुछ भी किसी भी तरह का मैनिफेस्टो आप देते हैं जो कि बड़ा लुभावना सा होता है, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, बच्चों को ये सामान दे देंगे, यानी आप एक तरह से लालच देने लगे हैं। आप तरक्की की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैनिफेस्टो दिया जाता है वो बस ऐसा है कि लोगों को लगे कि पता नहीं उन्हें क्या मिल जाएगा। घोषणा पत्र या घोषणा पत्र तीनों के लिए बहुत लुभावने हैं। उनमें टक्कर परस्पर हो सकती है कि जैसा कि लुबना जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी हर मुसलमान को शक की नजर से देखती और पूरी कौम को जो है ब्रांड करना चाहती है कि वो भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं तेलंगाना के बारे में एक बात कहूंगा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जिनमें लोकसभा की 82-83 सीटें आती हैं। इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। जिस देश में लगभग 20% मुसलमान रहते हो, वहां भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, उसने एक भी मुसलमान को खड़ा नहीं किया है। जैसा कि लुबना जी ने कहा, अमित शाह जो है निजाम के उस योगदान को याद नहीं करते हैं जो उन्होंने रक्षा बजट में लाल बहादुर शास्त्री को सौंपा था, या निजाम के काल में हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके ने किस तरह से प्रगति की, किस तरह से वहां लोग मालामाल हुए, इसको याद नहीं करते हैं। पिट्टी परिवार को किस तरह से निजाम के काल में बाहर से लाके वहां बसाया गया और अनेक जातियों के जो हिंदू थे वो आज हैदराबाद का न सिर्फ गौरव है बल्कि उनको कभी कोई परेशानी वहां के निजाम से नहीं हुई। इन बातों को अमित शाह कोई उल्लेख नहीं करते। अभी हाल में उन्होंने इमली बोर्ड का गठन किया। इमली बोर्ड का गठन करने का सीधा मकसद ये था कि उन लोगों को आकर्षित किया जाए जो इमली के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इमली बोर्ड के गठन की काट किसी आदमी ने जो ब्रेकफास्ट स्कीम लागू की है तमिलनाडु के पैटर्न पर, स्कूली बच्चों को सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग मीठों के हिसाब से नाश्ता निःशुल्क दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा काम है। और जिस तरीके से केसीआर ने काम किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके यहाँ खानदानी शासन नहीं है या उनके यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में सरकार बिल्कुल शून्य स्तर पर है। भ्रष्टाचार भी है, खानदानी शासन भी है, लेकिन केसीआर ने अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिसको पूरी भी राज्य जिसकी तारीफ करेगा। कोई भी मैंने कई दौरे किए हैदराबाद के और तेलंगाना के, तो वहां की समृद्धि लोगों को नजर आती है। तो अमित शाह या उनकी पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से मजहबी उन्माद पैदा करके हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा की जाए और बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट हासिल किए जाए ताकि तेलंगाना में वो सत्ता में लौटकर किसी भी तरह से आ सके। और मुझे लगता है कि सुधीर जी ऐसा होगा क्या? जो वोटर्स इतने बेवकूफ है तेलंगाना में, दूर तक इस बात की कहीं कोई संभावना नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सन 2018 के चुनाव में तेलंगाना में 119 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी के 100 से अधिक प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। और इस बार भी उनके पास कोई चमकीला चेहरा नहीं है, उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है,
इसलिए वो हवा उन बातों को हवा दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक उन्माद और दरार पैदा करती हैं। मुझे लगता है कि बहुत से बहुत आधा दर्जन से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में हासिल नहीं कर सकेगी। रुकला जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी जब रैली कर रही थी, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था बीआरएस, एआईएमआईएम और इसके साथ साथ बीजेपी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे को बेनिफिट करती है, किसी भी तरह से एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं। आप क्या मानते हैं कि वाकई इस तरह का कोई कोलैब है इन तीनों पार्टियों के बीच में? नहीं, तो हिस्टोरिकल जो देखते हुए आए हैं हम लोग कि जो पार्लियामेंट में भी इनकी जो हर पॉलिसी को जब जो टीआरएस था, बीआरएस भी होगा, तो वो हमेशा उनको पार्लियामेंट में सपोर्ट करती हुई आई है। सो दैट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। उस बुनियाद पे वो लोग कह रहे हैं। और नेक्स्ट उन लोगों का जो कहने का मामला है, जो एमआईएम है, एमआईएम पार्टी के ऊपर ये भी वो लोग बार बार कहते जा रहे हैं कांग्रेस की कि एमआईएम की किसी भी भाई ना एमपी की ना उनके एमएलए पे किसी के ऊपर भी कोई आज तक किसी की रेट नहीं हुई है। ओके, तो और जो बीजेपी में परसों तक वेंकट जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने जो वेंकट राव, शायद उनका पूरा नाम वेंकट स्वामी, उन्होंने जो बीजेपी में थे परसों तक, अभी कांग्रेस में आ गए, तो कांग्रेस ने उनको टिकट भी दिया, तो अभी उनके ऊपर रेड हो गया। तो ये सब जो मामले अपन ये उन लोगों का खुला बोल रहे हैं, वो दे आर टेलिंग कि भाई ये देखो भाई, इनके ऊपर तो अब तक एक नहीं छुआ नहीं हुआ किसी को, और किसी को लिकर केस में कविता को नहीं छुआ, बल्कि सिसोदिया वहां पर है। तो ये सब वो लोग बता रहे, वो लोग क्या कर रहे, पेश कर रहे आवाम के सामने कि देखो भाई इनके साथ नहीं हुआ, देखो भाई इनके साथ नहीं हुआ। तो ये लोग खुले अपने एक दूसरे के हुए और एक दूसरे को एक दो जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक ले सिटीजन के नाते और प्रीवियस कंटेस्टेड कैंडिडेट जो मैं हूँ, उस सबसे मैं एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि जब मैं जाती थी कंटेस्ट करने, तो वहां के लोग मुझे बोलते थे कि मैडम सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मतलब ये क्या है मैडम, ये जो सिक्योरिटी का कार्ड है ना, ये सिक्योरिटी का कार्ड बीजेपी भी खेल रही है कि हिंदू आप खतरे में है। तो वही कार्ड एमआईएम का पुराना कार्ड है वो कि मुसलमान आप खतरे में है। लास्ट इलेक्शन में भी जो एमपी है और लीडर है एमआईएम के प्रेसिडेंट है, वही बोल रहे थे स्पीचेस में कि आप लोग को सिक्योरिटी चाहिए तो एमआईएम है। तो बीजेपी भी तो वही कह रही है अपने वो जो डिवीजन करते हुए। तो यहाँ पर इंडियन की बात नहीं कर रहे हैं लोग कि भाई इंडियंस यू विल हैव सिक्योरिटी, आपकी जो चाइना अंदर नहीं आएंगी, पाकिस्तान अंदर नहीं आएंगी, कोई कुछ नहीं होगा, यूएसए की मिलिट्री बेस यहाँ नहीं होंगी, हम सब समृद्धि रहेंगे। ये इंडियन से कौन मुखातिब हो रहा है भाई? ये पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को लेके तो वो लोग शायद बोल रहे हैं कि भाई ये तीनों एक है। जब भी सुदेश जी ने भी बोला कि वो लोग अगर कह रहे हैं तो मे बी दिस इज द पॉइंट। और एक बात ना सुदेश जी का मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो स्कीम्स बता रहे थे केसीआर जी के, दैट ब्रेकफास्ट स्कीम वगैरह के बारे में, देखिए ब्रेकफास्ट स्कीम जब अनाउंस हुआ था एकदम 10वीं साल में, जो उनकी 10 इयर्स में ब्रेकफास्ट स्कीम याद नहीं आया, जब बच्चों की बुक याद नहीं है, 10वीं साल में याद आ गई, जाने दो भाई याद आ गई। याद आने के बाद उसको क्या बोल के अनाउंस किए भाई, गिफ्ट कानुका बोले, तेलुगु में क्या बोले, कानुका मतलब क्या, मतलब गिफ्ट है भाई। बच्चों की जब गवर्नमेंट स्कूल में आके पढ़ रहे हैं, कॉलेज में आके पढ़ रहे हैं, तो उनकी हक है उनको एक न्यूट्रिशियस मील मिलना। उस हक को अपने पास इतनी रिच स्टेट है बोलते हैं, रिच पर कैपिटा इनकम है बोलते हैं, जो कि सुपरफ्लुअस फिगर है, आई डोंट एग्री विद दैट। तो वो रिच स्टेट बोल के जब बोल रहे हैं, तो आप 10 साल आप नाश्ता नहीं दिए, और आज नाश्ता दे रहे, तो मैं जाके मेनू देखी जो कि गिफ्ट बोल रहे, कितनी गलत बात है भाई। आप गिफ्ट बोलते हैं उनके हक को आप नेक्स्ट, और आप आपके पैसे से थोड़ी दे रहे गिफ्ट बोलने के लिए, वो तो हम आवाम के पैसा है, वो खुद भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो वो बात है। वो मेनू देखिए भाई, मेनू में कुछ भी, मेनू में मैं इतना ढूंढ रही थी मैडम कि ग्लास दूध मिल जाए, मेनू में दूध नहीं था भाई, दूध नहीं था। हम बचपन में जब स्कूल पढ़े, घर में खूब खा के भी जाके हम स्कूल में उस दूध की ग्लास की इंतजार करते थे। कहो बच्चे वैसे रहते हैं भाई। तो इन लोगों के मेनू में एक ग्लास दूध नहीं है भाई, रिच स्टेट, एक ग्लास दूध नहीं दे सकते, बादाम नहीं दे सकते आप बच्चों की अकल के लिए। इतनी पोल्यूशन है आपकी हैदराबाद में, तो आप बच्चों को बादाम कर उनकी अकल के लिए फ्रूट नहीं दे सकते, बादाम नहीं दे सकते, सब छोड़ो भाई, दूध नहीं दे सकते आप। बोलिए क्या ब्रेकफास्ट स्कीम है, और वो भी गिफ्ट है, ये कोई स्कीम नहीं है भाई, ये पूरे आई वॉश है, मैं बता रही हूँ आप।
बिल्कुल, और ये आई वॉश भी इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए आखिरी साल में स्कीम शुरू कर दी है। सुधीर जी, लेकिन हम ये लगातार देख रहे हैं कि वाकई ये जो डिवीजन वाली जो एक नीति है, वो कम से कम अगर फिलहाल बीजेपी की बात करें तो पूरी तरह से देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसके दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में जरूर देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, अभी तो ये चल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर इतना डिवीजन हो जाएगा तो वाकई भारत के लिए ये चीज अच्छी नहीं होगी। देखिए, हिंदुस्तान में जो गंगा जमुनी तहजीब है और विभिन्न जातियां और विभिन्न मजहब यहाँ पर जो है सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं। किसी भी एक मजहब को, किसी भी एक धर्म को, किसी भी एक संप्रदाय को जरूरत से अधिक तरजीह देना और दूसरे की भावनाओं पर कुठाराघात करना या उन्हें दरकिनार करना ना तो देश हित में है ना समाज के हित में है। और जिस तरीके से बीजेपी की पुरजोर कोशिश ये रहती है कि हिंदू मुस्लिम, उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आज मंदिर और मस्जिद के अलावा उनके पास कोई विकास का कोई बड़ा ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। उनके गृह मंत्री, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेता किसी न किसी बहाने लौट फिर कर यही बात करते हैं। और हैदराबाद का जो नाम परिवर्तन की बात लुबना जी ने कही, उसके पीछे भी मकसद जो है बहुसंख्यक समुदाय को भड़काकर संतुष्ट करना है। उन्माद कि जिस शेर पर वो सवारी कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इस देश की जो इस आवाम जो है वो अंततः उसको नकारेगी। और हम लोग जो सदियों से साथ साथ रहते आ रहे हैं, चाहे तेलंगाना हो या मध्य प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, रही बात ब्रेकफास्ट की या हमारे यहाँ लाडली बहना योजना की या इमली बोर्ड के गठन की, ये सारी योजनाओं का मकसद कहीं ना कहीं मतदाताओं को आकर्षित करना है, सत्ता में आना है, जनता का हित उसके बाद की चीज है। और जब तक ये चीजें पलटेगी नहीं, तब तक मुझे लगता नहीं कि इस देश में सच्ची जमहूरियत की स्थापना हो सकेगी। जी, लुबना जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो ये डिवीजन तो खैर हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो जनता है उसके दिल में क्या चल रहा है? क्या बीजेपी की तरफ झुकाव रखती है तेलंगाना की जनता? क्या मानती हैं आप? कल नाजनी, कल तो मुझे ये दिखा मालूम कि लेडीज खास करके क्योंकि अभी कांग्रेस ने तो वो ऐलान भी कर दिया कि वो आरटीसी बसेस में वो फ्री रहेगा महिलाओं को ट्रैवल करने का। तो वो एक बहुत भाग के आ गया, क्योंकि महिलाओं का उनकी जो मंथली एक्सपेंडिचर में उतना कट हो जाएगा ना भाई उनको। तो वो कितने वो एक बहुत दिखे आ रहा है। और दूसरी चीज जो है ना, ये जो सिलेंडर का जो उनकी ट्रेडिशनल रेट है जो 400-500 है, वो कांग्रेस की ट्रेडिशनल रेट ऑफ गैस सिलेंडर है। महिलाओं को बहुत अखर रहा था। हम जब एजुकेशन की लिटरेसी ड्राइव में जाते थे तो कई औरतें हमको बताते थे कि हमारे पास पैसा नहीं रहने की वजह से कई बार सिलेंडर घर से वापस जाता है, हम भेज देते हैं, क्योंकि उसका वो पैसा को सिलेंडर आए तक रखना हमारे लिए नामुमकिन हो रहा है, यानी खर्चा हो जाता, उसके बाद पैसे नहीं रहते। तो ये हालत सब हो रही। तो ये जो ट्रेडिशनल उनकी जो रेट अनाउंस करे वो 500 रुपीज की, तो वो भी दिख के आ रहा, क्योंकि महीने में एकदम से उनको 1,500 का सेविंग हो जाता। एकदम से जो बस पे ट्रैवल की निकल जाती, 500 की निकल जाती, तो एकदम से उनको सेविंग दार बोल के सेविंग दिख रहा हो, तो वो बराबर खानों में, दाल खरीदने में, सब में वो इस्तेमाल हो सकता है। ऊपर से लेडीज को जो पैसा आएगा, तो ये सब चीज में मैं ये देखी कि पीपल बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अभी तो हमको जरा ये सब जो दिख रहा है ना, हमको ये सच्चाई दिख रहा। तो जो बस में जो लेडीज बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे नहीं भाई, हमको तो सब जगह हमको यही बोला जा रहा है कि कांग्रेस की ये चीजें अच्छे हैं, कांग्रेस आने वाला है, ऐसा बोल। तो मैं बस आई वाज लाइक लिसनिंग टू देम। तो दिखा मेरे को कि ये लोग इन चीजों को देख रहे, और ये क्या है मतलब, ये कांग्रेस दी हुई चीजें हैं। ये नहीं है कि प्रॉमिस करेंगे फिर नहीं देंगे, नहीं, ये ट्रेडिशनली इनकी थी कि सिलेंडर का रेट इतना ही था। और वो जो, और खास करके क्या है मतलब, फार्मर्स की, अगर आप रूरल साइड जाएंगे तो एक बात ये है कि तेलंगाना सरकार ने किसानों के अंदर एक डिवीजन लेके आए थे, क्योंकि ये टेनेंट फार्मर, कौलु रैतुलु जो बोलते हैं, टेनेंट फार्मर को उन्होंने फार्मर और टेनेंट फार्मर में डिवीजन लाई, जबकि ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, कानूनी तौर पे भी डिवीजन नहीं है, लेकिन उन्होंने लाया। और इतनी बुरी काम की उन्होंने केसीआर गवर्नमेंट ने, मैं बता सकती हूँ कि इट्स अ वेरी वेरी इल कंसीव्ड पॉलिसी। क्यों मालूम, वो जो किसान कितना भी अमीर रहने दे, उनको रैतु बंधु मिल रहा था, कुछ मिनिस्टरों को भी मिल रहा था,
रईतु बंधु जो कि एक वेलफेयर स्कीम बताया जाता है, वो आप किसान चाहे कितना भी अमाउंट उसको मिल जाता, और टेनेंट फार्मर जो उस पे खुद रात दिन उगा रहा है टेनेंट बन के, लेकिन खुद फार्मर है उसके ऊपर, उसको एक कौड़ी नहीं मिल रही थी भाई पॉलिसी, वो चाहे कितना भी गरीब रहो। देखिए जरा इस पॉलिसी चली कैसे भाई इतने साल, बोल के मैं हैरान हूं। तो ये कांग्रेस ने जो लाया है, उन्होंने दोनों को, उनकी ट्रेडिशन है वो कि वो दोनों में फर्क नहीं देखते, और ऊपर से उनको 10,000 50 मिल रहे, तो क्या है इनकी ट्रेडिशनल बातें चल रही है वापस से, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ आया। ये बात में उनकी जो मैनिफेस्टो देखी तो उसमें एक था कि वो लोकल गवर्नेंस को पूरी इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि केसीआर गवर्नमेंट में पिछले 10 साल से इन्होंने कभी जीएचएमसी वार्ड कमेटी एक मीटिंग नहीं लगाई, एक मुद्दा नहीं सुने आवाम का, एक बार भी नहीं हुआ, जबकि 2 म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए यहाँ पर, तो कभी नहीं कंसिडर किए, कभी नहीं करे। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में जस्ट 2 डेज पहले देरी, तो वहां पर था लिखा हुआ कि पूरी लोकल गवर्नेंस को पूरी लोग रिवाइव करने वाले हैं। वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज होगी, क्योंकि आवाम में वहां अपने मुद्दे रखने का बहुत बड़ी चांस है। वो बताए वो लोग मुझे मैनिफेस्टो में कांग्रेस की भी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से जो वोटर्स हैं उन्हें वोट करें, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यही है कि केसीआर जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले में लगातार फंसे हुए हैं, और ऐसे में बीजेपी लुभावने मैनिफेस्टो के साथ लोगों के बीच आ रही है, लेकिन जनता थोड़ी सी कंफ्यूज है। लेकिन जनता बहुत समझदार होती है, उसे पता है कि किसे वोट देनी है, किसे सत्ता पर बिठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही। जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।